अब हम प्रोग्राम नंबर 4 बनाएंगे जिसका एम है जो डेटा अभी अभी मैंने डिक्शनरी के थ्रू राइट कराया था mymarks.dat में, उसको रीड कराना. सो हियर इज द प्रॉब्लम. राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड द डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट मार्क्स फ्रॉम बाइनरी फाइल mymarks.dat and display each item along with related name. देखिए दो बातें यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो ब्लैक में मैंने दी हैं. ईच आइटम हमें डिस्प्ले कराना है, मतलब नेम डिस्प्ले कराना है हरकरन. उसके 3 सब्जेक्ट के जो भी मार्क्स अभी मैंने इनपुट कराए थे वो मुझे डिस्प्ले कराने हैं. और न केवल उसका डेटा डिस्प्ले कराना है, साथ के साथ मुझे उन डेटा के जो भी नेम हैं वो भी डिस्प्ले कराने हैं. तो इसीलिए मैंने लिखा है ईच आइटम अलॉन्ग विद रिलेटेड नेम. मतलब पिछला वाला जो वीडियो हमने बनाया था तो उसमें प्लेनली अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा हो रहा था कि जैसे आ जाता हरकरन 60, 71, 80, फिर उनका टोटल आ जाता, राइट. लेकिन ये नहीं पता आपको पड़ता कि ये हरकरन है क्या, ये 60 है क्या, ये 71 है क्या, क्योंकि वहाँ पर सिंपली डेटा आपको नज़र आ रहा था क्योंकि आपने लिस्ट में डेटा राइट किया था. बट इस बार की अप्रोच में क्या होगा, न केवल डेटा आपको नज़र आना चाहिए बल्कि उस डेटा का जो कंसर्न नेम है, रिलेटेड नेम है, वो भी नज़र आना चाहिए. और वो बिल्कुल आएगा क्योंकि जब आप डिक्शनरी को राइट कराते हैं तो न केवल डिक्शनरी की वैल्यू राइट होगी बल्कि उसके साथ उसकी की भी राइट होगी और की को हम डिस्प्ले करा लेंगे. तो देखिए यहाँ पर डिक्शनरी का यूज़ करना बड़ा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए. तो एक काम करते हैं, मैं आइडियली में जा कर के प्रोग्राम राइट करता हूँ. तो देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम अभी हमने बनाया था, इसको सेव कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा. एंड रादर अब मुझे एक नया प्रोग्राम ओपन करना है. इनफैक्ट न्यू प्रोग्राम बनाना है. तो मैं फाइल में जाता हूँ और न्यू फाइल करता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ. और इस बारी में CSNIP फोल्डर के अंदर जो प्रोग्राम फाइल बनाना चाहूँगा उसका नेम होगा binfile4. पिछले वीडियो में हमने binfile1, binfile2 बनाए थे रेस्पेक्टिवली. इस बारी मैंने binfile1 के बदले बनाया binfile3 और binfile2 के बदले बनाया binfile4. और फ़र्क यह है कि binfile1 लिस्ट बेस्ड था, binfile3 डिक्शनरी बेस्ड है, और उसी तरह से binfile2 लिस्ट बेस्ड था और binfile4 यहाँ पर डिक्शनरी बेस्ड होगा, राइट. तो इसे हमने सेव कर लिया और ये देखिए CSNIP नाम के फोल्डर के अंदर binfile4 इसका नेम हमने डिसाइड कर लिया. तो अब हम शुरू करते हैं इसके अंदर का कोड लिखना. सबसे पहले इंपोर्ट पिकल, राइट. और अब हम यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं f इज इक्वल टू ओपन और फाइल का नेम है mymarks.dat. और इस बारी जो इसका मोड रहेगा वो रहेगा RB, क्योंकि हम रीडिंग कराना चाहते हैं अपनी बाइनरी फाइल mymarks.dat से अपनी बाइनरी फाइल. तो बाइनरी के लिए हमने यहाँ पर B यूज़ कर लिया. क्लियर है, चूँकि हम बाइनरी फाइल की बात करते हैं तो हमें B यूज़ करना पड़ेगा. मिसिंग B मीन्स आई एम गोना डील इन अ टेक्स्ट फाइल एंड प्रेजेंस ऑफ B डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, राइट. तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले उस डिक्शनरी को स्पेसिफाई कर देते हैं जिसके अंदर हम डेटा रिसीव करेंगे और उसका नेम मैंने ले लिया गेट DCT. और उसके बाद हमने पिकल को यूज़ किया, पिकल डॉट. ऑब्वियसली जब हमने डेटा राइट कराया था फाइल में तो हमने डंप का यूज किया था और इस बारी हम यूज करेंगे लोड का. तो हमने दिया लोड फॉलोड बाय, अब क्या करें इसके अंदर मुझे देखिए देना पड़ेगा फाइल ऑब्जेक्ट का नेम. तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बाय यूजिंग पिकल मॉड्यूल
I am loading data from the file object f, right, which contains a dictionary, and that dictionary will be loaded into get dct. And what is get dct? It is a dictionary. और ये डिक्शनरी क्यों होगी? ये डिक्शनरी इसलिए नहीं होगी कि मैंने यहाँ पर गेट dct लिखा है. इनफैक्ट जिस तरह का डेटा मैंने राइट कराया था फाइल में, उसी तरह का डेटा मुझे यहाँ पर मिलेगा. तो टाइप हमेशा वो रहेगी जो आपने डंप कराते समय दी होगी. ठीक है. तो अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर गेट dct एक डिक्शनरी है, इसको अब हम फॉर लूप के थ्रू डिस्प्ले कराना चाहेंगे. तो गेट dct यहाँ पर आइटरेटर की तरह एक्ट करेगा. अगर मैं लिखता हूँ तो क्या करेंगे? फॉर आइटम इन गेट dct followed by a colon, print, and then I am going to print item, and thereafter giving some space here of 3 dots. जो देना चाहें वो आपका मन करे वो आप दे सकते हैं यहाँ सेपरेट करने के लिए. कॉमा हमने यहाँ पर दिया get dct within the set of square bracket I am specifying the item. अब ये जो कुछ मैंने लिखा है इसको मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ. Then I press enter key and finally I will close my file here. So my file is now closed, and this is how my program is also complete. Now let us discuss this program. Import pickle, it is very clear to you. This is how basically we are using a module named pickle, which gives me the facility of using dump and load. Right, so I am opening the file f equal to open my marks.dat, rb. मैंने बाइनरी मोड में फ़ाइल को ओपन करा लिया my marks.dat को, और उसके बाद मैंने डेटा लोड करा लिया है किससे? बाइनरी फाइल my marks.dat से फाइल ऑब्जेक्ट f के थ्रू get dct नाम के इस ऑब्जेक्ट में. ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट की जो डेटा टाइप होगी वो डिक्शनरी होगी. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू होती है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इसको एज आइटरेटर यूज़ करते हैं तो गेट dct इज़ बेसिकली नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑल द आइटम्स इनसाइड इट. और जब हम फॉर का लूप यहाँ पर इसके साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो आइटम में 1 by 1 मुझे डिक्शनरी का आइटम मतलब कंप्लीट सेट नहीं मिलेगा, रादर डिक्शनरी की मुझे मिलेगी आइटम में. तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब आपने डिक्शनरी राइट कराई थी तो उस डिक्शनरी के अंदर क्या था? उस डिक्शनरी के अंदर था नेम, उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिर टोटल, और उसके बाद परसेंटेज. तो यहाँ पर क्या होगा? मुझे की अभी मिलेगी जिसका नेम होगा नेम. तो इसने नेम नाम की वो स्ट्रिंग को प्रिंट करा होगा, राइट, और जिसको मैं अभी आपको बाद में दिखा भी दूंगा, समझा भी दूंगा. और साथ में जब हम गेट dct और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि डिक्शनरी गेट dct से नेम नाम की मैंने स्पेसिफाई की तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे मिल जाएगी. और बेसिकली यहाँ पर ये नेम नाम के की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी मीन्स हर करन वो डिस्प्ले कर देगा. तो पहली बारी आपको जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा नेम फॉलोड बाय हर करन, बीच में ये 3 डॉट्स आ जाएंगे. अगली बारी क्या होगा? आइटम के अंदर नेक्स्ट की आपको मिल जाएगी और वो नेक्स्ट की होगी सब्जेक्ट फिजिक्स. ये कंप्लीट स्ट्रिंग थी तो आइटम में अभी फिजिक्स है, लेकिन जब आप गेट dct और स्क्वायर ब्रैकेट में आइटम की बात करेंगे तो इसका कंप्लीट सेंस बना गेट dct ऑफ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स अगली की है. तो फिजिक्स के जो भी मार्क्स होंगे, जो भी वैल्यूज़ आपने वहाँ पर वैल्यू दी थी जो कि आई थिंक 60 थी, तो 60 आपको डिस्प्ले हो जाएगा. तो इस बारी डिस्प्ले हो जाएगा क्या? फिजिक्स 60. अगली बारी क्या डिस्प्ले होगा? केमिस्ट्री 71. अगली बारी क्या डिस्प्ले होगा? मैथ्स 80. अगली बारी क्या डिस्प्ले होगा? टोटल
और जितना टोटल इनका बनेगा तो मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया है, तो जो भी टोटल होगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएगा परसेंटेज, और जो भी परसेंटेज कैलकुलेट होके आएगी वो, और एक टाइम के बाद जब ये वापस फिर से ऊपर जाएगा तो आप इसके अंदर गेट DCT नाम की इस डिक्शनरी के अंदर सारे के सारे आइटम्स ओवर हो चुके होंगे, तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा और फाइल क्लोज हो जाएगी। तो जो प्रोग्राम अभी हमारा बना है, या जिस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो हम रन से वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमने इस प्रोग्राम को रन कराया, देखिए वही हुआ नेम, और नेम के साथ इसने यहाँ पर दे दिया हरकरन, फिजिक्स के साथ दे दिया 60, केमिस्ट्री के साथ 71, मैथमेटिक्स के साथ 80, टोटल आ गया इनका 211, और परसेंटेज ऑब्वियसली 70.3 अप्रॉक्सीमेटली हमको मिल गई है। तो हमारा जो टास्क था वो यहाँ पर पूरा हुआ। इस बारी मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि मुझे हरकरन 60, 71, 80, 211, 70.3 ही नहीं मिला, साथ ही साथ मुझे क्या क्या चीज़ें मिल गई, उनके जो भी डेटा हमने यहाँ दिया है उन डेटा का मेटा डेटा भी हमें मिल गया। हरकरन क्या है? हरकरन बेसिकली नेम है। 60 क्या है? हरकरन के मार्क्स है फिजिक्स में। 71 क्या है? हरकरन के केमिस्ट्री में मार्क्स हैं। 80 क्या है? हरकरन के मैथमेटिक्स में मार्क्स हैं। 211 क्या है? हरकरन का टोटल स्कोर है, और परसेंटेज ये हरकरन की ऑब्वियसली। तो न केवल डेटा मिला बल्कि उनके करस्पॉन्डिंग जो मेटा डेटा जिसे हम बोलते हैं, डेटा अबाउट डेटा, वो भी मिला, और एक इंटर रिलेशन भी हमें समझ में आ गया कि ये डेटा किसके बारे में बात करता है। ये हरकरन के मार्क्स, उसके टोटल और उसकी परसेंटेज के बारे में बात करता है। तो ऑब्वियसली जब हम डिक्शनरी की अप्रोच ये यूज़ कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है, हमें ये प्रोग्राम ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा लॉन्ग लास्टिंग मैनर में कि हम क्यों डिक्शनरी को ऑप्ट करें। ऐसा नहीं है कि लिस्ट कोई यूज़लेस चीज़ है, रादर लिस्ट तो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में, लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि डिक्शनरी का क्या फ़ायदा है, इसमें हम हर बारी क्यों ये नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब चीज़ें क्यों लिखवाते हैं, जब हमारा सारा का सारा काम लिस्ट के थ्रू हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम एक डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट को राइट कराते हैं तो न केवल डिक्शनरी के लिए उसकी वैल्यूज़ राइट होती हैं फाइल के अंदर, रादर उनकी जो कीज़ हैं वो भी राइट होती हैं। तो ऑब्वियसली जब आप उसको वापस रीड कराओगे pickle.load की हेल्प से, तो वो सारी की सारी कीज़ भी आपको मिलेंगी। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कुछ केसेस में, क्योंकि ठीक है आपको आपके प्रोग्राम के बारे में पता है, आप जानते हो कि आपने क्या राइट कराया है, लेकिन अगर आप किसी को इस तरह की कोई फाइल दे रहे हो थर्ड पार्टी को, और जब वो रीड कराता है तो उसके समझ में नहीं आएगा कि जो भी डेटा राइट कराया है वो डेटा बेसिकली किस मेटा डेटा की बात करता है। तो वहाँ पर डिक्शनरी की ये अप्रोच बड़ी हेल्पफुल हो जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं वापस जाना चाहूँगा अपनी स्लाइड्स में, तो ये देखिए, और मैंने जो कुछ अभी आपको आइडियली पे समझाया, प्रोग्राम रन करके दिखाया, उसको मैंने आपके लिए स्लाइड्स में मेंशन कर दिया है। ये है प्रोग्राम को जब आपने रन कराया तो इस तरह से ये हरकरन का कंप्लीट डेटा आपने दिया। इनफैक्ट ये तो इस बारी आपने जो प्रोग्राम टाइप किया था ये डेटा आपको फाइल mymarks.dat की हेल्प से मिला। अदरवाइज प्रोग्राम नंबर 3 में ये सारा का सारा डेटा आपने टाइप किया था, यहाँ पर ये डेटा आपको मिल गया क्योंकि ये प्रोग्राम रीडिंग का था, राइट। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम नंबर 3 और 4 के क्या एडवांटेज हैं। 3 और 4 में हमने कलेक्टिवली डेटा एज वेल एज मेटा डेटा को राइट कराया और उसके बाद उसको रीड भी। कंक्लूजन, फ्रॉम द अबव टू प्रोग्राम्स, प्रोग्राम 3 एंड प्रोग्राम 4, सेकेंड अप्रोच हम इसको बोलेंगे जिसमें हमने 3 और 4 को यूज किया है, यूजिंग अ डिक्शनरी। It is clear that these are better than program 1 and program 2, that was first approach, as these are more informative। देखिए प्रोग्राम 3 और प्रोग्राम 4 जो कि हमारी सेकंड अप्रोच थी आज की अप्रोच, वो बेटर है
किसके कंपैरिजन में? प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 के जो फर्स्ट अप्रोच थी उसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड अप्रोच है ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देती है। ये न केवल हमको डेटा शो करती है बल्कि उस डेटा के बारे में बताती भी है। तो इसको फर्दर ये कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। एज इन फर्स्ट अप्रोच वी स्टोर्ड रमेश, ये अब हम बात कर रहे हैं इससे प्रीवियस वीडियो की। एज इन फर्स्ट अप्रोच वी स्टोर्ड रमेश 50, 61, 70, 181, 60.3, जहाँ पर 181 और 60.3 रिस्पेक्टिवली रमेश के जो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं उनका टोटल और उसकी परसेंटेज हैं। सो वी स्टोर्ड दिस ऑल बट could not store metadata, that is data about data, like name, physics, chemistry, mathematics, total and percentage. ये आप कहें तो मैं इसको एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए मेरे पास अवेलेबल है तो मैं वापस जाके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ठीक है, तो वो राइट ये हमारी अप्रोच थी लिस्ट की राइट कराने की। प्रोग्राम 1 ये रहा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जब डेटा डिस्प्ले हो रहा था, जब हमने लोड कराया था गेट लिस्ट में, तो लिस्ट के थ्रू मुझे सिर्फ डेटा मिला था। डेटा के साथ मुझे ये नहीं मिला रमेश, इनफैक्ट नेम और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल और परसेंटेज ये मुझे नहीं मिला था। तो ये ड्रॉबैक था रादर। और अब ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए अब क्या हो रहा है, मैं आगे बढ़ के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इनपुट कराया था 3 में, और देखिए 3 के अंदर जो हमने राइटिंग टास्क किया था उसका एडवांटेज ये हुआ कि प्रोग्राम 4 में न केवल हमें सिर्फ डेटा मिला बल्कि साथ साथ हमें मेटा डेटा भी मिल गया। इट वॉज बिकॉज ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के साथ की और वैल्यू दोनों ही राइट होते हैं। तो जो एक कंक्लूजन यहाँ पर डिस्कस हो रहा था उसमें, इसीलिए यहाँ पर हम फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच की बात कर रहे हैं। एज इन फर्स्ट अप्रोच वी स्टोर्ड रमेश 50, 61, 70, 181, 60.3 बट could not store metadata like name, physics, chemistry, mathematics, total, percentage। ये मैंने अभी अभी आपको दिखाया। But in the second approach we were successful to store हरकरन 60, 71, 80, 211, 70.3, जिसमें 211 टोटल है हरकरन के मार्क्स का और 70.3 उसका परसेंटेज है। अलॉन्ग विद मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, वो क्या है? नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, टोटल और परसेंटेज। ये भी कीज़ के फॉर्म में डिक्शनरी में चला गया था और ये भी राइट हो गया। तो ऑब्वियसली जब आप प्रोग्राम 4 को रीड कराते हो, anyone who runs program 4, he or she is able to figure out what are हरकरन 60, 71, 80, 211, 70.3। एक तो ये उसको पता चल जाता है जो उस प्रोग्राम को यूज़ करता है। एंड हाउ आर दीज इंटर रिलेटेड, कैसे पता चल जाता है? देखिए ये पता लग रहा है ना कि हरकरन क्या है, ये किसी स्टूडेंट का नेम है, 60 क्या है, उसके फिजिक्स के मार्क्स हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर जो एक कंक्लूजन गिवन है उस कंक्लूजन में अपेरेंटली अब आपको समझ में आता है कि जो सेकंड अप्रोच डिक्शनरी वाली है वो कैसे फर्स्ट अप्रोच लिस्ट वाली से बेटर है। यहाँ पर आपको न केवल डेटा, रादर डेटा के साथ उसका मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा भी मिल जाता है, राइट। तो कुछ दिखाना चाहूँगा आपको। So sometimes it is a good idea using dictionary over list, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड अप्रोच किसकी अप्रोच थी? डिक्शनरी की अप्रोच थी। और फर्स्ट अप्रोच किसकी अप्रोच थी? ये लिस्ट की अप्रोच थी। लिस्ट के थ्रू डेटा राइट कराया था, फिर रीड कराया था। डिक्शनरी के थ्रू डेटा राइट कराया और रीड कराया, बदले में हमें डिक्शनरी ने प्लेन डेटा से कुछ ज़्यादा दिया
जिसको हम मेटा डेटा भी बोल सकते हैं। तो अब आपको एडवांटेज समझ में आ गया कि हाउ डिक्शनरी इज़ मोर बेनिफिशियल इन सम केसेस। अदरवाइज़ पाइथन में हर तरह के टूल का अपना यूज है, तो आपको जिस पॉइंट ऑफ टाइम में जो चीज़ अच्छा लगे आप वो करिए। एंड जब आप सीख रहे होते हैं तो सिर्फ वहाँ पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना या कई बार तो मैं बोलूँगा कि एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स के लिए ही नहीं करना होता है, बल्कि अपनी अप्रोच को फ्यूचरिस्टिक भी बनाना होता है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं उसको फ्यूचर में हम कैसे और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प मिलेगी। तो आज का वीडियो बस मैं यहीं पर ओवर करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वेनेसा CSNIP। कमेंटिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और मैं तो चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब भी करें। आपके पास लगातार वीडियोस पहुँचेंगे। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और देखते रहिए वेनेसा CSNIP। जल्दी से मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए